प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज हम एनसीईआरटी की किताबों कक्षा 8 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत 3 के अध्याय 5 जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति होने के क्या क्या कारण थे और 1857 की क्रांति के बाद क्या परिणाम सामने आए। याद रखिएगा, जब जनता ने बगावत की तो इस बगावत की ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। ठीक है, और 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। आइए हम भी उसका हिस्सा बने इस अध्याय को पढ़कर। तो देखिए, इस चित्र में हम क्या देख पा रहे हैं। इस चित्र में किसान है और सिपाही है। ये किसान और सिपाही मिलकर विद्रोह के लिए ताकत जुटा रहे हैं। 1857 का यह विद्रोह कहाँ फैल गया? भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में जमकर फैल गया। अब देखिए, हमारा पहला पैराग्राफ है नीतियां और लोग। तो देखिए, हमने अंग्रेजों की नीतियां और उन नीतियों का लोगों पर क्या प्रभाव हुआ उसके बारे में हमने पिछले अध्याय में ही पढ़ लिया है। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह के असर पड़े। आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियां और कार्रवाइयां जनता के हित में नहीं होती थी या जो नीतियां जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाती थी, ठीक है, उनका भी लोगों ने विरोध किया। जैसा कि ज़्यादा दूर मत जाइए, अभी हमने 1895 में विद्रोह हुआ मुंडा समुदाय द्वारा। उस विद्रोह के बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है। इस विद्रोह में कैसे मुंडा समुदाय, एक जनजाति समुदाय, आदिवासी समुदाय बाहर आकर उठकर सामने आया और उसने विरोध किया। उसने सभी का विद्रोह किया, अंग्रेजों का भी, मिशनरियों का भी, हिंदू जमींदारों का भी, महाजनों का भी, सभी का विद्रोह उन्होंने किया। तो यहाँ तक जब कौन विद्रोह कर सकता है? जब आदिवासी लोग विद्रोह कर सकते हैं तो नवाब तो शांत बैठेंगे नहीं। तो देखिए उनके बारे में। तो हमारा अगला पैराग्राफ है नवाबों की छिनती सत्ता। तो देखिए, नवाबों की सत्ता कैसे छीन रही थी। तो नवाबों की सत्ता 18वीं सदी के मध्य से ही उनकी ताकत छीनने लगी थी। 18वीं सदी का मध्य मतलब 1750 से स्टार्ट हो गई थी उनकी सत्ता छीननी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। कैसे खत्म होते जा रहे थे? क्योंकि उनके राज्य में अंग्रेजी अफसरों ने रेजिडेंट तैनात कर दिए थे। ये रेजिडेंट एक अंग्रेजी अफसर ही होते थे जो नवाबों के निजी मामलों में दखल लेते थे, जैसे अगला राज शासक कौन होगा, किसे कौन से पद पर बैठाया जाएगा, वगैरह वगैरह। तो इन रेजिडेंटों की सहायता से अंग्रेजी अफसर नवाबों के पर्सनल मैटर्स में क्या करते थे? दखल अंदाजी करते थे। ठीक है, इस प्रकार उनकी सत्ता और सम्मान जो है छीनती जा रही थी नवाबों की। ठीक है, अब देखिए, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। किनकी सेनाओं को? नवाबों की सेनाओं को। ठीक है, क्यों? जब रेजिडेंट तैनात किए गए तो किसके तहत तैनात किए गए थे? आपको याद होगा, बताइए। सहायक संधि के तहत। ठीक है, सहायक संधि में क्या होता था कि नवाबों को अपनी स्वयं की सेना रखने की अनुमति नहीं होती थी, बल्कि उन्हें अंग्रेजी सेना रखना होता था। ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से दी गई सेना रखनी होती थी और नवाबों को उस सेना के रखरखाव के लिए धन भी देना पड़ता था। ठीक है, और अगर धन नहीं दे पाएंगे, ठीक है, कर नहीं दे पाएंगे तो नवाबों की सत्ता को क्या कर लिया जाएगा? छीन लिया जाएगा। उनके राज्य को अंग्रेज अपने कब्जे में ले लेंगे। ऐसा हो गया था। इस प्रकार उनकी सत्ता और सम्मान खोते ही जा रहे थे, खत्म ही होते जा रहे थे। उनके राजस्व वसूली के अधिकार, नवाबों के राजस्व वसूली के अधिकार वह इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। किसके? नवाबों के। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। अपने हितों की रक्षा के लिए मतलब हमारे साथ ऐसा ना हो, तो कंपनी के साथ बातचीत की उन्होंने। अब देखिए किस प्रकार की बातचीत करते थे। तो उदाहरण के लिए हमें उदाहरण दिया है। उदाहरण के लिए झांसी की रानी की बात। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया कि मेरे बेटे को ही आप राजा मान लीजिए और मैं शासन चलाऊंगी। पेशवा बाजीराव द्वितीय, पेशवा मतलब प्रधानमंत्री, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय की दत्तक पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। ठीक है, यहाँ से नवाबों का विद्रोह शुरू होता है जब उन्होंने सभी के विद्रोह ठुकराना शुरू किए। रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब केवल एक उदाहरण है। अन्य लोगों ने भी अपनी याचिका उनके पास लेके गई होगी। ठीक है, लेके गए होंगे जिन्हें अंग्रेजों ने ठुकरा दिया होगा। अब देखिए, अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से एक थी। अब याद रखिएगा, इस संधि से सबसे पहले कौन सी गई थी? विलय संधि जो चल रही थी उसमें 1848 में सबसे पहले गई थी सतारा। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई
और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया कि वहाँ शासन अच्छे से नहीं चल रहा है, तो हम ब्रिटिश राज होगा तो अच्छे से शासन चलेगा। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। अब देखिए, नवाबों की शासन को वो खत्म कर रहे थे, अब उन्होंने मुगलों के शासन को भी खत्म करने की पूरी योजना बना ली। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। कंपनी को सिक्के डालने की अनुमति तब तक मिल गई थी, तो उन्होंने मुगल बादशाह का नाम उन सिक्कों से हटा दिया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। अब ये पैराग्राफ थोड़ा सा आप याद रखिएगा, एमसीक्यू में बिल्कुल काम देने वाला है। क्या क्या बातें याद रखना है कि 1849 में गवर्नर डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। और 1856 में कितने 7 सालों के बाद गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। ये बात आप याद रखिएगा। अब देखिए, हमारा अगला पैराग्राफ है किसान और सिपाही। अब देखिए, नवाबों ने विद्रोह किया, मुगल बादशाहों को इन्होंने खत्म किया। अब देखिए, किसान और सिपाहियों में कैसे वो आया, विद्रोह की मंशा उन पे उभरी। कैसे उभरी देखिए, गांवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। अब देखिए, किसान और सिपाही परेशान क्यों थे? लगान और वसूली के सख्त तौर तरीकों से। अच्छा, आप सोच रहे होंगे सिपाही क्यों परेशान थे? मैं आपको बता दूं, अंग्रेजी सिपाहियों में जो भारतीय लोग होते थे वही नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, बहुत अधिक मात्रा होती जा रही थी सिपाहियों की, भारतीय सिपाहियों की। ठीक है, और जो भारतीय सिपाही थे वे कहाँ से आते थे? वे तो किसान के ही पुत्र थे। ठीक है, तो वो भी अपने गाँवों से ही आते थे, तो उन्हें भी इन सबसे बहुत परेशानी होती थी। इस वजह से किसान और सिपाही दोनों साथ में थे। ठीक है, अब देखिए, बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी जमीनें हाथ से निकलती जा रही थी। किनकी? किसानों की पीढ़ियों पुरानी, यानी उनके जो दादा बाबा की जमीन रही वो सब निकलती जा रही थी कर देने में। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। अब देखिए, सिपाही की असंतोष की क्या वजह थी? वे अपने वेतन, भत्तों, सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। किनकी? सिपाहियों की। आपको पता नहीं होगा कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। क्यों नहीं जाना चाहते थे? क्योंकि सिपाहियों को लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगी। सिपाहियों को नहीं, सभी को ऐसा लगता था उस जमाने में कि अगर वे समुद्र पार जाएंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। किन्होंने? सिपाहियों ने। क्यों? क्योंकि वो मानते थे कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उन्हें जमीन के रास्ते जाने में ऐतराज नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा भी दी गई, क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था। इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून भी बनाना पड़ा। क्या कानून बनाना पड़ा? कि इस कानून में साफ कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ेगा, तभी आप भर्ती ले सकते हैं। याद रखिए, यह कानून 1856 में आया था। सिपाही गांवों के हालात से भी परेशान थे। अब देखिए, सिपाही गांवों के हालात से क्यों परेशान थे? क्योंकि बहुत सारे जो सिपाही थे वे खुद किसान थे। वे अपने परिवार, गांव सभी को छोड़कर आए थे। लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। अब देखिए, इस प्रकार विद्रोह शुरू हुआ था। अब देखिए, सुधारों पर प्रतिक्रिया। तो देखिए, अंग्रेजों ने कुछ सुधार भी किए। क्या जरूरी सुधार किए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना बहुत ही जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अब सती प्रथा तो आपको अच्छे से पता है, जब उसके हस्बैंड की यानी किसी महिला की पति की डेथ होती है तो उसकी अंतिम संस्कार में, ठीक है, उसकी चिता में उसकी पत्नी भी जाकर उसे भी वो कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। इसे सती प्रथा, यही सती प्रथा कहलाती है। और विधवा विवाह आप जानते हैं, विधवा विवाह से मतलब कि अगर विधवा हो गई है कोई औरत तो उसका पुनः विवाह कर दिया जाए। तो इसको विधवा विवाह को अंग्रेज बढ़ावा दे रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे अंग्रेज, इसमें मैं उनकी तारीफ करूंगा।
अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा, अंग्रेजों ने अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना और भी आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा, जो कोई ईसाई बन जाएगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारकों और उनके सुधार आंदोलनों के बारे में हम अध्याय 8 में विस्तार से पढ़ेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पैराग्राफ पर। तो देखिए, हमारा अगला पैराग्राफ है सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। तो देखिए, अभी तक हमने पढ़ा सैनिकों के बारे में, किसानों के बारे में, जनता और भी लोग हैं, इन सब के पास कैसे विद्रोह पहुंचा, कैसे उन्होंने किया। तो देखिए, थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक भूमिका दी हुई है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। आपको पता है कि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं है। हमेशा से शासक और प्रजा के बीच थोड़ी बहुत नोकझोंक चलती रहती है। भगवान राम भी इससे नहीं बच पाए। ठीक है, कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि उन सब का शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, चहलकदमी, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है किन्हें, जो विद्रोह करना चाहते हैं। संचार तो आप जानते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक न्यूज पहुंचना, ठीक है, जो कि उस समय में बहुत ही कठिन काम था। कोई भी जानकारी तुरंत एक दूसरे के पास नहीं पहुंच पाती थी। अब देखिए, भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। ठीक है, फतह और शासन के 100 साल के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। याद रखिएगा, फतन मतलब जीतने के, और शासन भी कर लिया था उन्होंने 100 साल तक। उसके बाद उन्हें भारी विद्रोह 1857 में उसका झेलना पड़ा, सामना करना पड़ा उसका। ठीक है, कहाँ पैदा हुई थी ऐसी स्थिति? मेरठ में, उत्तर प्रदेश मेरठ में। ठीक है, मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व खतरे में डाल दिया था। याद रखिएगा, 1857 तो सबको याद रहता है, मई किसी को याद नहीं है। आप लोगों में से किसी को याद है, अच्छी बात है। देखिए, मई 1857 में यह बगावत शुरू हुई थी और सितंबर 1857 में दिल्ली पर इन्होंने पुनः नियंत्रण हासिल कर लिया था। किन्होंने? अंग्रेजों ने। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। सशस्त्र मतलब शस्त्रों के साथ में, उपनिवेशवाद के खिलाफ मतलब दूसरे देश के शासक जब किसी देश पर आकर शासन करते हैं, मतलब विजेता राष्ट्र पर आके, यानी हमारे राष्ट्र को उन्होंने जीता था अंग्रेजों ने, और यहाँ आकर वो शासन कर रहे थे, इसे ही उपनिवेशवाद कहा जाता है। याद रखिएगा, 19वीं शताब्दी का सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष कौन सा था? उपनिवेशवाद के खिलाफ यही था, हमारा 1857 का विद्रोह भारत में जो हुआ। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला पैराग्राफ है मेरठ से दिल्ली तक। तो देखिए, ये जो 1857 का विद्रोह है सबसे ज़्यादा उत्तरी भारत में फैला था। तो मेरठ कहाँ है? आपके उत्तर प्रदेश में। तो मेरठ से लेकर दिल्ली तक क्या हालत थे देखिए। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। ठीक है, और कारतूस क्या होते हैं? कारतूस आपकी गोली होती है, ठीक है, जिसे बंदूक में लगाना होता है, जिसे मुंह से खोलना पड़ता है, और मुंह से खोलना होगा तो गाय और सुअर के मांस की वजह से ये सिपाही जो हैं उन्होंने कारतूसों के उपयोग का कारतूसों के साथ अभ्यास करने से मना कर दिया। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया जब उन्होंने मना किया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा भी सुनाई गई। यह बात कब की है? 9 मई 1857 की है। ठीक है, 9 मई 1857 को ये घटना घटी। ठीक है, बैरकपुर वाली। अब देखिए, मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। अब देखिए, बाकी सिपाहियों ने क्या किया? 9 मई को उनको 10-10 साल की सजा सुना के अंदर जेल में कारावास में बंद कर दिया गया था, और अगले ही दिन 10 मई को दूसरे सिपाहियों ने उन्हें क्या किया? जेल पर धावा बोलकर बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें भी मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए
और अंग्रेजों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। जिस जगह उन्होंने धावा बोला था, जिस जेल में, उधर की सारी बंदूकों संपत्तियों पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। उन सिपाहियों ने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमादा थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। तो सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया था कि वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंप देंगे। अब देखिए, मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। मुंह अंधेरे मतलब रातों रात दिल्ली पहुंच गई 10 मई की रात को ही। जैसे ही उनकी आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया। सेम यहाँ भी वैसा ही हुआ। इमारतों को आग लगा दी गई। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। कौन? विजयी सिपाही। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकतों से दो हाथ करने के लिए तैयार थे। ठीक है, जो भी सिपाही थे वे अंग्रेजों से दो हाथ करने के लिए तैयार थे, लेकिन जो बादशाह थे बहादुर शाह जफर, वे तैयार नहीं थे। सिपाही लेकिन अड़े रहे कि नहीं, आप तैयार होइए, हम लड़ेंगे। तो लास्ट में अंततः आखिरकार जबरन महल में वे घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह की इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। परिणाम हम बाद में पढ़ेंगे, आप ध्यान दे लीजिए। सिपाहियों ने 9 मई को विद्रोह किया और किससे? कारतूसों के उपयोग से मना कर दिया। कारतूसों के साथ अभ्यास से मना कर दिया 85 सिपाहियों ने। फिर उसे अंग्रेजों ने क्या किया? उन्हें जेल में डाल दिया 10-10 साल की सज़ा सुना के, 10-10 साल कारावास की सज़ा सुना के। ठीक है, लेकिन अगले ही दिन 10 मई को दूसरे भारतीय सिपाहियों ने उन्हें जहां वे बंद थे उस जेल में हमला करके उन्हें छुड़ा लिया और अंग्रेज अफसरों को मार दिया और उधर के कारतूसों को अपने कब्जे में ले लिया। अब देखिए, अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ठीक है, और ये चीज़ तो मैं भूल ही गया, आपको अभी मैंने बताया कि जो ये सिपाही थे वे फिर कहाँ गए? रातों रात 10 मई को दिल्ली पहुँच गए। ठीक है, दिल्ली पहुंचकर उधर भी उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई की। उधर भी सेम किया, जो इधर छुड़ाने के लिए अंग्रेजों को मारा, उनके कारतूसों को कब्जे में ले लिया। फिर बहादुर शाह जफर को उन्होंने मनाया कि आप शासन के लिए तैयार हो जाइए और युद्ध का ऐलान कीजिए, आप हमारे नेता हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन चलता था। कक्षा 7 में हमने मुगल साम्राज्य नामक पाठ पढ़ा है अध्याय 4 में। ठीक है, इसमें पूरी जानकारी है। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लें तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। मतलब कम से कम मुगलों के शासन में हम आराम से चैन से तो रह सकते हैं। अगर आपने मुगल शासक वाला वीडियो नहीं देखा है कक्षा 7 का अध्याय 4, तो आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी। अब देखिए, अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता नहीं दिखाई देने लगता है, अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को जब कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। अब देखिए, सैनिकों को किसका साथ मिल गया था? बहादुर शाह जफर को। अब देखिए, बगावत फैलने लगी। अब बगावत जो बहादुर शाह जफर ने जिस बगावत को क्या दे दिया? समर्थन दे दिया, तो वह बगावत अब फैलने लगी। देखिए कैसे फैलने लगी। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग 1 हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि खबर फैलने में कुछ समय लगना ही था। तो पहले ऐसा नहीं था कि कहीं भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है किसी दूसरे देश में तो ये बटन दबाए इधर खबर पहुंच गई, ऐसा नहीं था। भारत में ही ये खबर फैलने में बहुत ही समय लग गया, 1 हफ्ते का। लेकिन फिर तो विद्रोहों का सिलसिला शुरू हो गया। जैसे ही सारे लोगों को पता चला तो विद्रोह लगातार होने लगे। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। वे दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने के लिए निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। जनता, ठीक है, ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेज से लोहा लेने के लिए तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा यानी प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। किन्होंने? नाना साहब ने। उन्होंने ऐलान किया कि वह बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है। खुद को गवर्नर घोषित कर दिया उन्होंने, ठीक है। और लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली के बेटे
ब्रिटिश कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया वहाँ का, ठीक है, लखनऊ का। और ब्रिटिश कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह स्वीकार कर लिया। अब देखिए उनकी माँ, ब्रिटिश कद्र की माँ बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोहों को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली, ठीक है, मतलब विद्रोही सिपाही कौन, जो अंग्रेज के खिलाफ थे, तो उनके साथ मिल गई। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती भी दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी कौन है, अवंतीबाई लोधी। उन्होंने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, यानी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा। क्यों लड़ा? क्योंकि ब्रिटिश शासन ने, अंग्रेजों ने उनके राज्य के प्रशासन को भी अपने नियंत्रण में ले लिया था। इस वजह से वह भी गुस्से में थे, तो उन्होंने सैनिकों को इकट्ठा किया और अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी जबरदस्त हार हुई। किनकी? अंग्रेजों की। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। खासतौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, ठीक है, कहाँ? इंग्लैंड में, जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया था। देखिए अंग्रेजों को क्या डर लगा था कि हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं, सब कोई हमारे खिलाफ है। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। देखिए उदाहरण के लिए कौन से नेता? फैजाबाद की मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली और अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुंचे। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। याद रखिएगा मेरठ से दिल्ली की बात हो रही है, ठीक है, मेरठ यहीं आपका यूपी में है, लखनऊ भी वहीं, लखनऊ उत्तर प्रदेश, ठीक है, सब वहीं की बात चल रही है। उत्तरी मैदान में ये विद्रोह ज़्यादा फैला। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। अब देखिए बरेली के एक सिपाही थे बख्त खान, उन्होंने भी कूच कर दिया दिल्ली के लिए। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। कौन? बख्त खान, याद रखिएगा नाम बख्त खान। अब देखिए बिहार के एक पुराने जमींदार थे कुंवर सिंह, उन्होंने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई की। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। अब देखिए आपके सामने यह चित्र है, कैसा चित्र है? ब्रिटिश टुकड़ियों का विद्रोही पर हमला करती हैं, ठीक है, उसका चित्र है। जो ब्रिटिश टुकड़ियां हैं वे विद्रोही पर हमला कर रही हैं, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले तथा सलीमगढ़ किले पर कब्जा किया हुआ था। दिल्ली सभी टुकड़ियां गई थी तो उन्होंने दिल्ली के लाल किले और सलीमगढ़ के किले पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया था। तो अंग्रेजों ने फिर उन पर हमला करके इसको वापस लिया, ठीक है। एक सामने और चित्र है, कैसा चित्र है ये? विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच करते हैं, ठीक है। शुरू में अंग्रेजों को दिल्ली की भारी किलेबंदी को तोड़ने में मुश्किल आई, ठीक है, लेकिन 3 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेनाओं को और ज़्यादा हथियार, गोले आदि पहुंचाए गए। ये गाड़ियों पर लदे हुए थे जिन्हें हाथी खींच रहे थे। इनकी कतार 7 मील लंबी थी। अब ये देखिए ये जो हाथियों की कतार जा रही है ये 7 किलोमीटर लंबी थी। अब इतनी बड़ी सेना आएगी तो फिर हमारे बगावत जो है फीका पड़ गया। उसके बाद फिर कंपनी का पलटवार होता है, ठीक है। ये आप चित्र देख के अंदाजा लगा सकते हैं क्या हुआ होगा। अब देखिए हमारा अगला पैराग्राफ है कंपनी का पलटवार। अब देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पलटवार करती है। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। कंपनी ने इंग्लैंड से और भी फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी से सजा देने के लिए नए कानून भी बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया, ठीक है, जहां भी विद्रोह सैनिकों ने किया था और जनता ने। सितंबर 1857 में दिल्ली फिर से उनके कब्जे में आ गई। किनके? अंग्रेजों के कब्जे में। मई में विद्रोह हुआ, सितंबर में फिर से इनके कब्जे में आ गई दिल्ली। अब देखिए अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। किसके? बहादुर शाह के बेटों को। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। अब देखिए दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह समाप्त हो चुका है। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। याद रखिएगा
कि 1857 की बगावत की ताकत को विशाल ताकत को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों को 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मार्च 1858 में लखनऊ भी अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की हार हो गई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ, जो कि मध्य प्रदेश की मंडलक की थी। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौजों से घिरा पाया, कि इन्होंने अवंतीबाई ने, और वे भी शहीद हो गई। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासी और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी थी। ठीक है, लोगों को सहारा कैसे मिला था, एक उम्मीद की किरण कैसे आई थी जब अंग्रेजों के खिलाफ सफलता मिलने लगी थी। ठीक है, लेकिन जब अंग्रेजों के खिलाफ उनकी जो सफलता थी वो तो थी, उसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ जब दोबारा वे रिटर्न आए इंग्लैंड से और फौज लेके, तो फिर हार जब मिलने लगी तो विद्रोही ताकतों की से जब हार मिलने लगी तो उनकी हिम्मत भी टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूस्वामियों को क्या किया, इनामों का ऐलान कर दिया। ठीक है, और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी जमीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और जमीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। ये तो था उनका कमबैक, किसका, अंग्रेजों का। अब ये देखिए एक चित्र है अंग्रेज टुकड़ियों का जो कि कानपुर के विद्रोहियों का दमन कर रहे हैं। ये टुकड़ी है कहाँ का, ये टुकड़ी दिल्ली की है। ठीक है, दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी गेट को बारूद से उड़ा दिया अंग्रेजों ने। अब देखिए हमारा अगला पैराग्राफ है, क्या है हमारा अगला पैराग्राफ, विद्रोह के बाद के साल। अब देखिए 1857 के विद्रोह के बाद के साल जो थे, ठीक है, वे कैसे थे, तो देखिए उसके बारे में जानकारी है। अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था। पूरी तरह से कब नियंत्रण पा लिया, 2 साल उन्हें लगे। कितने साल लगे, 2 साल नियंत्रण, 2 साल अंग्रेजों को भारत पर नियंत्रण पाने के लिए लगे। 1857 में हुआ, 2 साल हो गए तो 1859 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने जो नीतियां पहले बनाई थी उन्हीं के कारण तो विद्रोह हुए थे। इन नीतियों के सहारे अंग्रेज शासन नहीं चला सकते थे। तो देखिए अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वे निम्नलिखित थे। कौन कौन से बदलाव किए, पहला बदलाव है ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। सबसे बड़ा बदलाव तो यही हो गया कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी से ब्रिटिश साम्राज्य में पूरा दारोमदार चला गया। ठीक है, भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके, इसलिए ऐसा क्यों किया गया, जिससे भारतीय मामलों को अच्छे से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया और उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा या रानी का प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया, जो कि भारत में गवर्नर जनरल होता था। उसके लिए उसकी सहायता के लिए उसे सलाह मशवरा देने के लिए एक काउंसिल बनाई गई जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था, याद रखिएगा। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। तो याद रखिएगा 1857 की क्रांति के बाद हमारे भारतीय शासन जो था सीधे ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने हाथों में ले लिया। अब देखिए दूसरा क्या बदलाव हुआ, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भूक्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत, अपने वंशजों, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें, यानी उसे उनके आश्रय में है ऐसा वे मान लें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। तीसरा क्या सबसे बड़ा बदलाव हुआ, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। देखिए चौथा सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ, चौथा सबसे बड़ा बदलाव हुआ मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त कर ली गई। उन्हें संदेह था, किन्हें, अंग्रेजों को संदेह था कि शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। किसे, मुसलमानों को शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्हें नहीं खड़ा किया है, किन्होंने, मुसलमानों ने। अब देखिए पांचवा सबसे बड़ा बदलाव क्या उन्होंने किया, अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, उनका सम्मान करेंगे। और छठवां सबसे बड़ा बदलाव भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकार को स्थायित्व देने के लिए नई नीतियां बनाई गई। ये इस प्रकार जो हुआ 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ था।
ये देखिए ये सब हैं, ये जहाँ बड़े बड़े काम हुए। देखिए फैजाबाद में जो अहमदुल्ला थे, ये लखनऊ में ये जो चल रहा था, ये मेन कहाँ हुआ था, उत्तरी भारत के मैदान में ही हुआ था। ठीक है, ये आपके यहाँ पे झांसी, ये है कानपुर, ये लखनऊ, ये बरेली, मेरठ, दिल्ली। ये मेरठ से दिल्ली की बात चल रही थी, एक पैराग्राफ हमने इस तरह पढ़ा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। तो देखिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर से याद करें। तो पहला क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया था। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी रानी के पति की मृत्यु के बाद, ठीक है, रानी के पति की मृत्यु हो गई थी, आपको पता है झांसी की रानी के पति की मृत्यु हो गई थी, तो मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए पुत्र को राजा मान ले, कौन, कंपनी। ठीक है, तो ऐसी वे उन्होंने मांग की थी जिसे सत्ता में चूर अंग्रेजी सरकार ने ठुकरा दिया था। दूसरा क्वेश्चन है, ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। तो 1850 में एक नया कानून बनाया गया। याद रखिएगा कब बनाया गया नया कानून, 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में यह प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा, सुरक्षित रहेगा, उसकी जमीन छीनी नहीं जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है, सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज था। तो सिपाहियों को लगता था कि कारतूस पर लगी पट्टी को बनाने में सूअर की चर्बी का उपयोग किया गया है। ठीक है, चूंकि बंदूक में कारतूस लगाने के लिए कारतूस में लगी पट्टी को दांत से काटना पड़ता था, इसलिए अगर वह सूअर के मांस से बनी होगी तो वो तो धर्मभ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए सिपाहियों को नए कारतूसों पर ऐतराज था। ठीक है, यहीं से विवाद शुरू हुआ था। तो 1 2 3 हो गए। चौथा क्वेश्चन क्या है कि अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताए। तो पता है कि उन पर मुकदमा चलाया गया जब उन्होंने विद्रोह का समर्थन किया था, उसके बाद जब अंग्रेजों ने पलटवार किया उसके बाद मुगल बादशाह पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बहादुर शाह जफर को बहादुर शाह जफर के बेटों को उनके सामने ही गोली मार दी गई। बादशाह और उनकी पत्नी जीनत महल को रंगून भेज दिया गया, कब, 1858 में, और 1862 में, कब, याद रखिएगा, 1862 में इनकी मृत्यु हो गई, किनकी, बहादुर शाह जफर की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट you never miss the notification of our any new video. Thank you for watching. Success 41.